मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथ्स में आप पढ़ रहे हैं एवरेज। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक पूरा कर चुके थे आप। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे आज पूरा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल निकालिए और एवरेज के क्वेश्चन में लग जाते हैं। हम आपको याद दिलाएं कि आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिक्सर का DI डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस भेजा गया है। बहुत ही ज़रूरी है उसको सॉल्व करना, ताकि मिक्सर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और डाटा इंटरप्रिटेशन में आपकी स्थिति मजबूत हो। तो जो होमवर्क दिया गया है उसको किसी भी अवस्था में टालें नहीं आप, ठीक है। और जल्दी से फिनिश करने के बाद एक मैसेज करना है डन का, ठीक है ना। तो ख्याल रखना है, मिक्सर का जो DI का जो पेपर दिया गया है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। 100 ही तो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 मिनट, मतलब 2 घंटे से कम का ही काम सौंपे, पूरा हो जाना चाहिए था। और आंसर के साथ दिए तो दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है आपको, ठीक है। अब फिलहाल आ जाइए एवरेज चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर लगा रहे हैं, आज इसको पूरा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 बनाना था। देखिए आप, प्रश्न है, 3 बॉयज है। मान लीजिए वो 3 बॉयज हैं, B1 B2 और B3। इन 3 बॉयज़ का एवरेज एज 15 ईयर्स है। तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल एज होगा 15 का 3 टाइम्स, मतलब टोटल एज होगा कितना, 45 ईयर्स। आपको बताना क्या है, इसमें ओल्डेस्ट का एज कितना है। ओल्डेस्ट कौन है, इन सभी फिगर में सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, 7 है। तो ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, B3। B3 का एज बताना है। तो आप क्या करेंगे, 3 + 5 8 + 7 15 यूनिट पावर 45। तो 1 यूनिट पावर कितना, तो 1 यूनिट पावर है 3। तो ओल्डेस्ट का एज चाहिए, मतलब B3 का एज चाहिए। तो B3 बराबर कितना होगा, 1 यूनिट पावर है 3, B3 बराबर होगा 7 × 3 कितना, तो जवाब है 21 ईयर्स। यही आंसर है। अब इसमें 3 लोग हों, 5 लोग हों, 7 लोग हों, फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो रेशियो है वो इकट्ठा एक साथ दिया हुआ है। इसमें ऐसा भी हो सकता था, पहले और दूसरे के एज का रेशियो ऐसा है, दूसरे और तीसरे के एज का रेशियो ऐसा है, एवरेज एज इतना है, फिर जो ओल्डेस्ट है उसका एज बताइए, या जो जिसका एज जो यंगेस्ट है उसका एज बताइए। कुछ भी हो, रेशियो मर्ज करना आप सीखे, रेशियो प्रोपोर्शन में एक एक चीज़ आपको बारीकी से सिखाया जा रहा है, बस उसी का उपयोग करने आना चाहिए। तो ये है 31, बहुत आसान पसंद था, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, पेन लगाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। 32 नंबर प्रश्न पढ़िए आप। स्क्रीन पर 32 नंबर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 20% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 25% ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर एंड 44% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर. फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ड्यूरिंग द 3 ईयर्स. तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 32, पहले साल पॉपुलेशन 20% बढ़ा, दूसरे साल पॉपुलेशन 25% बढ़ा और तीसरे साल पॉपुलेशन में 44% की वृद्धि हुई. तो पहले आप यह फाइंड आउट करें कि 3 ईयर्स में पॉपुलेशन में कुल मिला के कितने % की वृद्धि हुई. जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे, सीखे आप किसी फिगर को हम आप सीखे हैं, देखिए आप किसी फिगर को एक बार हम x% बढ़ाए और फिर उस फिगर को हम y% बढ़ाए तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है, x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय 100. तो किसी फिगर को एक बार हम 20% बढ़ाए, फिर 25% बढ़ाए, 20% बढ़ाए, फिर 25% बढ़ाए, तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी. तो 20 प्लस 25 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100. तो ये 20 और 25 मिलके 45 और ये हो गया 5. ये जो देख रहे हैं इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो गया. 45 प्लस ये 5 मिलके हो गया 50%. तो आप कह सकते हैं किसी फिगर को एक बार 20% बढ़ाना फिर 25% बढ़ाना, ये बात बराबर है उस फिगर को 50% बढ़ाने की. अब 50 और 44 को मर्ज करेंगे तो ऐसे ही चलेंगे जैसे यहाँ चले हैं. तो 50 प्लस 44, देखिए आप 50 प्लस 44 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100. तो 50 इंटू 200 और 2 इंटू 22 44. अब इन सबको जोड़ दें तो ये देखिए आप 50 और 44 और 22 जोड़ेंगे तो ये 94 प्लस 22 जोड़ दें, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 2 11. कुल मिला के पॉपुलेशन जो है 116% बढ़ गया. कुल मिला के जो पॉपुलेशन है वो 116% बढ़ गया. लेकिन कितने सालों में, 3 सालों में. लेकिन आपको बताना क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज बताना है. तो देखिए 3 ईयर्स में 116% की वृद्धि हुई है, तो एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज बताना है. तो 116 में 3 से डिवाइड कर दें. 3 इंटू 3 9, 2 3 इंटू 8 24 एंड 2/3%. तो आप जो जवाब मैसेज किए हैं बिल्कुल सही है, 38 एंड 2/3%. और आगे से ये ध्यान में रखिए, अपने मेमोरी में इस बात को जगह दें कि 20 और 25 को मर्ज करने के बाद 50 आता है. तो ये काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, मर्ज करने की जरूरत नहीं होगी, इतना तो याद ही है आपको, ये कॉमन फिगर है. और 50 और 44 को मर्ज करेंगे तो कितना होगा, तो 50 प्लस 44 और 22 और ऐड कर देंगे तो ये 116 हो गया. 116 को 3 से डिवाइड करना है, प्रश्न का जवाब मिल गया. इसी प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते थे. देखिए आप, हम लोग को ध्यान रहे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में है. मान लीजिए इनिशियल पॉपुलेशन है 100, जब उसमें 20% की वृद्धि हुई तो पॉपुलेशन हो गया इतना 120. उसके बाद 25% की वृद्धि हुई. 25% का मतलब होता है 1/4 की वृद्धि. 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 की वृद्धि. तो 120 का 1/4 हो गया 30, तो 30 ऐड कर दिए तो ये 150 हो गया. तो ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया. अब 44% बढ़ाना है. 100 में 44 की वृद्धि, तो 150 में 66 की वृद्धि. 100 में 44 और 50 के बदले 22 और, तो 66 इसमें जोड़ दें. जब हम इसमें 66 जोड़ेंगे तो ये हो गया 216. लेकिन पॉपुलेशन तो 100 से पहले से था, 100 तो एज्यूम किए थे बेस फिगर. अब 100 से बढ़ के यदि 216 हुआ तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 100 में 116 की वृद्धि. तो आप कहेंगे 116% की वृद्धि हुई कितने सालों में, 3 ईयर्स में. अब इसके बाद वही काम करेंगे, 116 डिवाइडेड बाई 3, तो 38 एंड 2/3% आ जाएगा. और यही 38 एंड 2/3% आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब है. ध्यान रहे 3 सालों का जिक्र है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है. लेकिन देखिए 3 फिगर को मर्ज करना है तो ऐसे चले. 3 से ज़्यादा फिगर यदि आ रहा है तो फिर आप ऐसे भी चल सकते हैं. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करके दिखा रहा है. ध्यान रहे, जैसा इंफॉर्मेशन होता है हमें अल्टीमेटली तरीका वैसा ही अपनाना पड़ता है. यदि मान लीजिए हम इसे ऐसे बनाएं, मान लीजिए बेस फिगर है 100, जब हम किसी फिगर को 20% बढ़ाएंगे तो पिछले फिगर का 120% हो जाएगा. पीछे के वीडियोज़ में बताया हम आपको. और फिर जब हम 25% बढ़ाएंगे तो पिछले फिगर का 125% हो जाएगा. किसी भी फिगर को जब 25% बढ़ाएंगे तो पिछले फिगर का 125% हो जाएगा. और जब फिर 44% बढ़ाएंगे तो पिछले फिगर का 144% हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, इतने को सॉल्व करना है. जब हम इतने को सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बराबर आ जाएगा 216. सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करने के बाद ये 216 बच जाएगा.
ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं आप अपने तरीके से, है ना। ये 100 से 100 कैंसिल ही हो गया, जब कैंसिल करेंगे तो 216 आ जाएगा। 100 से बढ़ के पॉपुलेशन हो गया 216, तो 116% की वृद्धि हुई है। और रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड आउट करना है, 3 ईयर्स का जिक्र हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो वही 38 एंड 2/3% आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न का जवाब मिल गया। लेकिन ध्यान से सुने, कब हमें कौन सा तरीका अपनाना है। देखिए 2-3 फिगर को मर्ज करना है तो ये तरीका ठीक है। 5-6 फिगर आ गया इसी टाइप का, तो फिर आप ऐसे चलिए, वो ठीक है। ऐसा फिगर हो जो राउंड फिगर में है और 2-3 ही फिगर हो, जैसे आप देख रहे हैं, आप इसमें 20, 25 ये सब राउंड फिगर है, 44 थोड़ा टेढ़ा फिगर है, मान लीजिए यहाँ 30 होता 44 की जगह। राउंड फिगर यदि आ रहा हो तो आप ऐसे चल सकते हैं, मतलब जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। अब देखिए जब हम 20 और 25 बढ़ाएंगे तो सीधा यहाँ से हम 100 से सीधा 150 लिख सकते हैं। अब इसको 44% बढ़ाना, 150 फिगर है तो 44% बढ़ाना, कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है, तो ऐसे भी आ सकते हैं। डेटा पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए ये तीन ही ऐसा सीरीज था, लेकिन यदि इसमें 4-5 होता तो फिर आप ऐसे बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता, या ऐसे बनाना 5% होता है ऐसा तो मुश्किल हो जाता। तो फिर कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। तो जैसा प्रश्न होगा हमें तरीका वैसा अपनाना पड़ेगा, और सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रश्न कैसा और हमें तरीका कौन सा अपनाना है। ठीक है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपने आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। 33 नंबर प्रश्न बनाना है। हाँ, मैसेज भी जरूर करते रहे ताकि पता चले कि आप में से कितने लोग क्लास के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, और कोई भी क्लास छोड़े नहीं, जो वीडियो है कम से कम उसको वॉच करें। ठीक है, जो पुराना वीडियोज दिया गया आपको, मतलब पीछे की क्लास का जो वीडियो है उसमें से 3 वीडियो तो रोज देखें और 1 लाइव सेशन। 3 वीडियो में 2 मैथ्स का और 1 रीजनिंग का देखना जरूरी है। इन चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे तो क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल 32 तो पूरा हो चुका है, 33 में आ जाइए जल्दी से। 33 फिर से स्क्रीन पर लगा रहे हैं, 33 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। एक इन्वेस्टर को कैपिटल के 1/4 पर 3% का रिटर्न मिलता है, जबकि कैपिटल के 2/3 पर 5% का रिटर्न मिलता है, और बाकी के बचे हुए कैपिटल पर 11% का रिटर्न मिलता है। तो बताना है उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है। उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो देखिए आप, कैपिटल के 1/4 पर 3% का रिटर्न मिलता है, कैपिटल के 2/3 पर 5% का रिटर्न मिलता है, और रिमेनिंग कैपिटल पर 11% का रिटर्न मिलता है। लेकिन कैपिटल तो नहीं पता, तो कैपिटल एज्यूम कर लीजिए। लेकिन कैपिटल जो भी एज्यूम करेंगे एक ऐसा फिगर रखिए जो 4 और 3 से परफेक्टली डिविजिबल हो, चूंकि जो भी आप कैपिटल एज्यूम करेंगे उसका जब आप 1/4 करेंगे तो उसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब उस कैपिटल का 2/3 करेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड आगे करने जा रहे हैं, तो आप 4 और 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले से उसको 4 और 3 का मल्टीपल के रूप में रखें। तो 4 और 3 से परफेक्टली डिविजिबल है 12, और आगे हमें परसेंटेज से भी निपटना है। तो यदि वो फिगर सैकड़े में हो तो ज़्यादा सुविधाजनक है। तो फिलहाल ये एज्यूम किए कि जो कैपिटल है वो 1200 है। ध्यान रहे ये एज्यूम किया हुआ फिगर है, ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं था, है ना।
1200 का 1/4 कितना होगा? तो जवाब है 300। 1200 का 2/3 कितना होगा? तो 800। 1200 में से 300 और 800 जब हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा क्या? 100। 1200 में 300 और 800 मिलकर 1100 हो गया। 1100 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 100। अब आपको सीधा ऐसे सोचना है, 300 पर 3% का रिटर्न है तो 9 रुपीज़ का रिटर्न मिला। 800 पर 5% का रिटर्न मिला। 800 का 5% कितना होता है? 40 रुपीज़, तो 40 का रिटर्न मिला। फटाफट सोचना है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 100 पर 11% का रिटर्न तो 11 रुपीज़ का रिटर्न। कुल मिला के देखें तो 60 रुपीज़ का रिटर्न मिला। कितने पर? 1200 पर। रेट ऑफ रिटर्न बताना है, मतलब पर 100 कितना मिला। तो 1200 पर रेट मिला है कितना? 60 रुपीज़। पर 100 कितना मिला ये बताना है। तो 1 रुपया पर रिटर्न मिल रहा है इतना। ये जो देख रहे हैं 1 रुपया पर रिटर्न मिल रहा है इतना। 100 में कितना? 100 रुपये पर प्रति साल कितना मिल रहा है ये बताना है। सॉल्व करेंगे तो जवाब हो गया 5%। यही है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना? पर 100 कितना मिल रहा है? 1200 पर मिल रहा है 60 रुपीज़ का रिटर्न। तो 100 पर कितना? 100 में कितना? प्रतिशत का मतलब यही है ना कि मामले को 100 के संदर्भ में रखना है। तो ये हो गया 5% का रिटर्न मिला है और यही आंसर है। अब देखिए आप, यही प्रश्न जब आपके पेपर में होगा तो 3 स्टेप्स की बजाय 5 और 6 स्टेप होगा। तो ऐसा वाला जो भी फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर को देख के फिगर एज्यूम कर लेना है और जो भी फिगर एज्यूम करेंगे उसको 100 के रूप में रखना है। क्यों? चूंकि आगे परसेंटेज से निपटना है आपको। 100 के रूप में फिगर होगा तो परसेंटेज कैलकुलेट करना सुविधाजनक होता है। तो अपनी फैसिलिटी का बिल्कुल ख्याल रखें। ऐसे बना देंगे ऐसे प्रश्न को। 33 था, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सारी बात लिखें, इसमें से जो दिमाग में रख सकते हो उसको दिमाग में रख करके ही बनाइए, तो कम रफ वर्क करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 33 था और इस पेपर को दोबारा जरूर बनाना है और कोशिश करें दोबारा ही नहीं, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार बनाएं। एक पेपर को कम से कम 5 बार तो बनाइए। जितना ज़्यादा बार बनाएंगे आपकी रफ्तार उतनी बढ़ेगी, आप उतना तेज सोच पाएंगे। 5 बार बनाएंगे तो ये सब ऐसा प्रश्न जो है ना मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे, बिना पेन लगाए आप बना पाएंगे। फिलहाल आजिए 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 बनाना है। द एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स इज 24.3। 8 रीडिंग्स का जो एवरेज है वो 24.3 है और उनमें से फर्स्ट 2 का एवरेज है 18.5, उसके बाद के 3 फिगर्स का एवरेज है 21.2। सिक्स्थ फिगर जो है, सिक्स्थ रीडिंग जो है वो 7th रीडिंग से 3 कम है। सिक्स्थ रीडिंग 8th रीडिंग से 8 कम है। बताना है कि सिक्स्थ रीडिंग है क्या। तो देखिए आप, ये है 8 रीडिंग्स। 8 रीडिंग्स का एवरेज 24.3 है। तो 8 रीडिंग्स का टोटल कितना होगा, तो हम इसे 8 से गुना कर देते हैं। 8 इंटू 3 24, 2, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 34, 3, 8 इंटू 16 प्लस 3 19। यह है इतना। 8 इंटू 3 24, 2, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 34, 3, 8 इंटू 2 16 प्लस 3 इतना।
तो 8 रीडिंग्स का टोटल है इतना, फर्स्ट 2 रीडिंग्स का एवरेज है 18.5, तो फर्स्ट 2 रीडिंग्स का टोटल कितना होगा, तो 18.5 मल्टीप्लाई बाय 2 37, नेक्स्ट 3 का एवरेज 21.2 है, तो इनका टोटल कितना होगा 21.3 का 21.2 का 3 टाइम्स कितना 63.6, 6 रीडिंग को x मान लिया जो हमें फाइंड आउट करना है, और प्रश्न में दिया हुआ है 6 रीडिंग 7th रीडिंग से 3 कम है, यदि हम इसको x माने हैं तो इसको x + 3 कर देंगे तो 6th रीडिंग 7th रीडिंग की तुलना में 3 कम हो जाएगा, और 6th रीडिंग 8th रीडिंग से 8 कम है, ये रहा 8th रीडिंग। जब हम 6th रीडिंग को x माने हैं तो इसको x + 8 रख देंगे तो इससे क्या होगा, जो 6th रीडिंग है वो 8th रीडिंग से 8 कम हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों का जो टोटल होगा वो 3x + 11 होगा। फर्स्ट 5 फिगर्स का टोटल कितना होगा, तो ये 100.6 होगा, है ना, ये 0.6 हो गया, 7 + 3 10 0 1, 6 + 3 9 + 1 10, फर्स्ट 5 रीडिंग्स का टोटल है इतना। अब ये जो टोटल है हम इसमें से माइनस कर लें, तो ये हो गया 93.8, ये 93.8 किसका वैल्यू है 3x + 11 का, इसी तीनों का तो टोटल हो गया ना ये 93.8। देखिए फर्स्ट 5 रीडिंग्स का टोटल है इतना, टोटल में से ये फर्स्ट 5 रीडिंग्स का टोटल माइनस के, तो ये 6th 7th और 8th रीडिंग का टोटल है वो है ये 93.8, तो ये बराबर है इतना 93.8। तो 3x का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें से 11 माइनस करेंगे तो 82.8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा, तो x बराबर होगा 82.8 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको जल्दी से 3 से डिवाइड कर दें, 3 × 2 2 6, 2 3 × 7 21, 1 3 × 6 18, तो ये है 6th रीडिंग कितना 27.6। आपको ये पता चल गया कि जो 6th रीडिंग है वो 21.6 है, 27.6, 21 नहीं 27.6 है, तो ये कितना होगा 7th रीडिंग 3 ज़्यादा। ये जब 27.6 है 7th रीडिंग यदि पूछा जाएगा तो इससे 3 ज़्यादा होगा तो 30.6 हो जाएगा। 8th रीडिंग पूछा जाएगा तो 8th रीडिंग 6th रीडिंग से 8 ज़्यादा है, तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 35.6। समझ रहे, फिलहाल आपसे पूछा गया कि 6th रीडिंग क्या है, तो जवाब यही है 27.6, यहीं पर काम खत्म हो गया। या तो ठीक है, इसी प्रश्न को आप अलग तरीके से भी बना सकते थे। कैसे, देखिए फर्स्ट 2 रीडिंग्स का जो एवरेज है वो 18.5 है, नेक्स्ट 3 रीडिंग्स का जो एवरेज है वो 21.2 है, और यहीं पर है वो 6th रीडिंग, 6th रीडिंग 7th रीडिंग और 8th रीडिंग, और आपको पता है कि इन सभी 8 रीडिंग्स का जो एवरेज है वह है कितना 24.3। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए तो समझना और आसान हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप, 34 बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34 को आप ऐसे भी बना सकते हैं, बीच में कुछ प्रश्न आप ऐसे बना के दिखाए थे। तो देखिए आप क्या करेंगे, 8th रीडिंग का एवरेज दिया हुआ है ना 24.3, तो ये जो 24.3 है इसमें से माइनस कर लें, 13 - 5 8, 13 - 8 5, ये हो गया 5.8, माइनस के तो इतना आया, और ये 24.3 में से ये 21.2 माइनस कर लें तो 0.1 4 - 1 3, इतना हो गया। इसको आप x मान लिए, इसको x + 3 और इसको x + 8, जैसा कि पहले जूम के, ठीक है। अब इन 3 फिगर्स का टोटल कितना होगा, तो इन 3 फिगर्स का टोटल होगा 24.3 का 3 टाइम्स कर दे तो 24 × 3 72, 72 + 9 तो ये हो गया 24.3 का 3 टाइम्स, और ये जितना कम रहा है ना इसको 2 से गुना करें तो ये 10 और 1.6 11.6 है, तो वो ये जोड़ दें इसमें, है ना, 5 5 10 और 0.8 का डबल 1.6 तो 11.6 हो गया, और इसको 3 टाइम्स करके इसमें जोड़ें 9.3,
ये क्या मिल गया? ये मिल गया इन तीनों का टोटल, जो कि 3x + 11 के बराबर है। अब उसके बाद ये इतना सा काम करना है जो यहां देख रहे हैं। इतना सा काम करने के बाद आप इतना काम करें। गौर से देख लिया आप। क्वेश्चन नंबर 34 को आप ऐसे बनाए और इसी 34 को आप ऐसे भी बना सकते हैं। इतना कर लिए और उसके बाद क्या है, ये इतना सा काम जो यहाँ किए कि 3x + 11 बराबर इतना, तो 3x बराबर इतना, तो x बराबर कितना, इतना। ये कहाँ से लाए 72.9, तो 24.3 का 3 टाइम्स है। फिर इसको ऐसे सोचें कि मान लीजिए ये 8 लोग किसी रेस्टोरेंट में पहुँचे, पर हेड 24 रुपीज़ 30 पैसा बिल पे करना था, 24 रुपया 30 पैसा पर हेड बिल पे करना था। ये दोनों जब बाहर आए तो 18.5 रुपीज़ के रेट से दो लोगों का पे किए। जो बाकी रकम बचा, ये लोग बताए कि जो हमारे बाकी 3 साथी आएंगे वो पे करेंगे। तो ये लोग 10 रुपया 60 पैसा, 5 रुपीज़ 80 पैसा पर हेड कम दिए। तो ये 10 रुपीज़ 60 पैसा भी किसको देना, ये 11 रुपीज़ 60 पैसा किसको देना है? इन्हीं लोगों को देना है। तो ये तीनों जब, और ये जो 3 लोग आए वो 21 रुपीज़ 20 पैसा पर हेड के हिसाब से पे किए, तो 3 रुपीज़ 10 पैसा पर हेड कम दिए जितना पे करना था। तो यदि हम इसको 3 से गुना कर दें तो इनकी वजह से भी ये 9 रुपीज़ 30 पैसा इनको पे करना पड़ रहा है, और इनको इन 3 लोगों का 24.3 का 3 टाइम्स 3% का तो पे करना ही पड़ा। ये वाला जो देख रहे हैं, इसके कम पे करने की वजह से इसको, इन लोगों को ये इतना रुपया और ज़्यादा पे करना पड़ा, और इनकी वजह से भी इतना रुपया पे करना पड़ा। तो कुल मिला के ये 3 लोग मिलकर के 93.8 रुपीज़ पे किए। लेकिन ये जो 93.8 रुपीज़ काउंटर पर देना था, 6th व्यक्ति दिया x रुपीज़, 7th व्यक्ति दिया x + 3 रुपीज़, और 8th व्यक्ति दिया x + 8 रुपीज़। तो 6% कितना पे किया, x का वैल्यू चाहिए। तो ये 3x + 11 बराबर हो गया इतना, 3x बराबर इतना, x बराबर इतना। सॉल्व कर दी, समझ रहे? तो 34 को यदि हम ऐसे बनाएंगे तो कैलकुलेशन कम होगा, ऐसे बनाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। लेकिन पहले जो मेथड आपको सीखना है वो यही मेथड है। उसके बाद जिस मेथड पर आपको मास्टरी करनी है वो इस मेथड पर है। ख्याल रखिए, 2 लोग जब बाहर आए तो 18 रुपीज़ 50 पैसा पर हेड के हिसाब से पे किए। पे कितना करना था? 24 रुपीज़ 30 पैसा पर हेड कम पे किए हैं। तो बाकी का रकम कौन पे करेगा? तो इनको जो बाकी के साथी हैं वो पे करेंगे। ये लोग भी 3 लोग आए तो ये कम पे कर रहे हैं। कितना रुपया कम पे कर रहे हैं? 3 रुपीज़ 10 पैसा पर हेड कम पे कर रहे हैं। ये 3 लोग हैं तो 3 रुपीज़ 10 पैसा पर हेड के हिसाब से 3% का कितना हो गया? 9 रुपीज़ 30 पैसा। ये लोग कम पे किए ना, तो इनके बाकी के 3 साथी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये लोग ज़्यादा पे कर दिए होते तो इनके बाकी के 3 साथियों को कम पे करना होता। समझ रहे हैं? तो चूंकि ये लोग कम पे किए हैं इसलिए ये ज़्यादा हो गया, ये ऐड करना पड़ा। और इन 3 लोगों को अपना तो ये 3 प्लेट का 3% का पे करना पड़ा, 24.3 का 3 टाइम्स। ये तो इनके कोटा का ही था, इतना रकम पे करना था। और ये लोग जो कम पे किए थे उसके बदले में और। तो कुल मिला के इन 3 लोगों के द्वारा जब काउंटर पर पे किया गया 93 रुपीज़ 80 पैसा, उसमें से 6% x रुपया कंट्रीब्यूट किया, 7% x + 3 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया, 8% x + 8 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया, और आखिरकार ये 93 रुपीज़ 80 पैसे का पेमेंट क्लियर हो गया। 6% कितना पे किया ये बताना है। तो ये कितना है? 27 रुपीज़ 60 पैसा। यहाँ पर परसेंट बढ़ा जाए तो 6 रीडिंग कितना है? तो 27.6 हो जाएगा। क्लियर है मामला? क्वेश्चन नंबर 34 था, इसमें 8th रीडिंग है। 8 रीडिंग है ना, तो आप ऐसे लिख के भी बना लिए। समझ रहे हैं? अब 8 की बजाय 28 रीडिंग होता, 28 रीडिंग्स होता, तो कितना आप लिखते रहते ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो फिर आपको ये तरीका काम देगा। लेकिन बिगिनर्स के लिए पहले आपको ये चीज़ सीखना जरूरी है, और फिर ये चीज़ सीखना जरूरी है। पहले चलने आना चाहिए, फिर दौड़ने आना चाहिए, उसके बाद तैरने आना चाहिए, उसके बाद यदि आप उड़ सकते हैं तो उड़ना भी सीख लीजिए। समझ रहे? लेकिन चलने से पहले तैरना सीखना ठीक नहीं होगा, चलने से पहले उड़ने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा। तो 34 बना ही चुके आप। चलिए 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 35 बनाना था आपको, बना लिया आप? तो चलिए अब 35 का एक्सप्लेनेशन सामने रखते हैं। प्रश्न क्या है, 6 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 22 ईयर्स है। सबसे छोटे वाले की आयु है 7 साल। सबसे छोटे वाले के जन्म के समय परिवार वालों की औसत आयु क्या थी? तो देखिए अब 6 लोग हैं ना, तो 6 लोगों की कुल आयु कितनी है? तो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो 132 ईयर्स। यहां तक ठीक है। अभी फिलहाल इन सभी 6 सदस्यों का टोटल एज है 132 ईयर्स। सबसे छोटे वाले की उम्र है 7 साल। सबसे छोटे वाले के जन्म के समय, तो हम 7 साल पहले सोचे, 7 साल पहले 7 ईयर्स एगो इन सभी का एज 7 ईयर्स कम था। आपका अभी जो एज है और हम 7 साल पहले की बात करेंगे तो आपका भी एज 7 साल पहले 7 ईयर्स कम था अभी जो एज है उससे। तो 7 साल पहले सभी लोगों का एज 7 ईयर्स कम था। सभी लोग का मतलब कितना? 6 लोग हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 इसमें से माइनस कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटे वाले के जन्म के समय परिवार वालों की कुल आयु 90 ईयर्स थी। कहां से लाए? सभी लोग 7 साल छोटे थे ना, तो 7 गुना 6 42, 42 माइनस कर दिए तो 90 ईयर्स हो गया। अब उस समय लोग कितने थे? बात हो रही है सबसे छोटे वाले के जन्म के समय, तो लोगों की संख्या 5 थी। सबसे छोटे वाले का जन्म हुआ नहीं था, होना था। जन्म के तुरंत बाद ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। जन्म के तुरंत बाद कहा गया होता तो फिर यहां इसमें 6 से भाग देते। सबसे छोटे वाले के जन्म के समय, तो उस समय 5 लोग थे, 6 नहीं थे। अब ठीक है, सबसे छोटे वाले का जन्म हुआ नहीं था, जन्म होना था। अब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, तो 90 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 ईयर्स। तो सबसे छोटे वाले के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? जवाब है 18 ईयर्स, और यही आंसर है। काम बहुत आसान है। फिलहाल जो टोटल एज है वो पता चल गया। सबसे छोटे वाले की उम्र है 7 साल, तो 7 साल बैक में जाना पड़ेगा। अब 6 लोग हैं तो 7 गुना 6 42 साल घटा दीजिए, तो उस समय का टोटल एज पता चल गया। लेकिन छोटे वाले का जन्म हुआ नहीं था, होना था। अब जब जन्म हुआ ही नहीं है तो उसको व्यक्ति के रूप में नहीं गिनेंगे, होना था। तो परिवार में जो एग्जिस्टिंग सदस्य थे उनकी संख्या थी 5, टोटल एज 90 ईयर्स। 5 से डिवाइड किए, यही है एवरेज एज। उस समय सबसे छोटे वाले के जन्म के समय परिवार की औसत आयु 18 ईयर्स थी, और यही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 बनाना है, फटाफट बनाते चले, आज इसको फिनिश कर देना है। कुछ सैंपल क्वेश्चन भी 10 बनाना है अलग से, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 36 बनाना है। क्वेश्चन पढ़ लिया है ना? देखिए आप, 5 साल पहले हस्बैंड वाइफ का एवरेज एज 23 था। तो इन 5 सालों में क्या हुआ? हस्बैंड का भी एज 5 साल बढ़ा, वाइफ का भी एज 5 साल बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वाइफ का एज नहीं बढ़ेगा। इन 5 सालों में हस्बैंड का भी एज 5 साल बढ़ा और वाइफ का एज भी 5 साल बढ़ा। तो अब आप कह सकते हैं एट प्रेजेंट हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है एट प्रेजेंट। 5 साल पहले एवरेज 23 था, तो 5 सालों में दोनों के एज में 5-5 साल की वृद्धि हुई, तो एवरेज भी 5 बढ़ेगा। सीखे है ना आप? जब हर नंबर में हम 5-5 बढ़ाएंगे तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। तो एट प्रेजेंट हस्बैंड वाइफ का एवरेज एज 28 ईयर्स है। रही बात टोटल की, तो दो लोगों का जब एवरेज एज 28 ईयर्स है तो दो लोगों का टोटल एज कितना होगा? तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56 ईयर्स। यहाँ तक ठीक है? साथ ही साथ प्रश्न में ये दिया हुआ है कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज एज है एट प्रेजेंट वो 20 ईयर्स है। अब बात हो रही है 3 लोगों की। 3 लोगों का एवरेज एज एट प्रेजेंट 20 ईयर्स है, तो 3 लोगों का टोटल एज कितना होगा? जो भी एवरेज है उसमें नंबर ऑफ पर्सन से गुना कर देंगे, तो इन तीनों का जो टोटल एज है ये पता चल गया 60 ईयर्स है। अभी जो ऊपर वाला टोटल देख रहे हैं 56 ईयर्स, उसमें चाइल्ड का एज शामिल नहीं है। नीचे वाले इस टोटल में चाइल्ड का एज भी शामिल है। तो चाइल्ड का एज कितना? तो 60 माइनस 56 कितना? 4 ईयर्स। उस बच्चे की उम्र कितनी है? तो जवाब है 4 साल। यही आंसर है, और आप भी यही जवाब दे रहे हैं। यही जवाब है ना बच्चों का, 4 ईयर्स। ठीक है, 36 का जवाब था। 37 में आ जाइए, और एक बार यहाँ मैसेज कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार मैसेज करें, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 37। 5 साल पहले ABCD का जो एवरेज एज था वो 45 ईयर्स था। कब था? 5 साल पहले। तो एट प्रेजेंट ABCD का एवरेज एज कितना है? सभी के एज में 5-5 साल की वृद्धि होगी, तो जो पुराना वाला एवरेज है वो भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं एट प्रेजेंट ABCD का जो एवरेज एज है वो 50 ईयर्स है। एट प्रेजेंट ABCD का जो एवरेज एज है वो 50 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग एट प्रेजेंट ABCD का एवरेज एज 50 ईयर्स है, तो ABCD का टोटल एज कितना होगा? तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 200 ईयर्स। एट प्रेजेंट ABCD का टोटल एज होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 200 ईयर्स। ई के शामिल होने से एवरेज 49 हो जाता है। इसका क्या मतलब? ABCD और ई, इन पांचों का जो टोटल एज है वो 49 मल्टीप्लाई बाय 5 है। कितना? 245 ईयर्स है ना। 49 मल्टीप्लाई बाय 5। इस ऊपर वाले टोटल में ई का एज शामिल नहीं है, नीचे वाले टोटल में ई का एज शामिल है। तो ई का एज है कितना? तो 245 में से 200 घटा लिए, तो ई का एज है एट प्रेजेंट 45 ईयर्स। अब आपको ये भी देखना है कि ई का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है या 5 साल बाद का या 5 साल पहले का। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यदि प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है तो ई का प्रेजेंट एज 45 ईयर्स है। ई कितने वर्ष का है माने प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है लगा हुआ है ना सेंटेंस में कि हाउ ओल्ड इज ई। इज लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट ई का एज है 45 ईयर्स। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा थर्ड। 37 का आंसर होगा थर्ड। अब आप क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाए। 38 नंबर प्रश्न बनाइए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 38 बनाना है। 37 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है 162 सेंटीमीटर। ए और बी की हाइट सेम है और सी की हाइट ए की हाइट से 2 सेंटीमीटर कम है और 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है 163। 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है 163 सेंटीमीटर, लेकिन एबीसी जब एब्सेंट थे तो बाकी के 30 एबीसी के हाइट को ना कंसीडर करें तो बाकी के 37 का जो एवरेज हाइट है वो 162 सेंटीमीटर, ये एवरेज हाइट है और ये 40 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है। और एबीसी के हाइट में जो संबंध है वो बताया गया कि ए और बी का हाइट इक्वल है और सी का हाइट ए के हाइट से 2 सेंटीमीटर कम है। तो मान लीजिए ए का हाइट x सेंटीमीटर है तो बी का भी x सेंटीमीटर और सी का हाइट x-2 है। अब आप देखिए ये जो एवरेज है वो इस वाले एवरेज से कितना कम है, 1 कम है ना। देखिए 163 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 37 करेंगे और इन तीनों का हाइट 163 को 3 से गुना करें तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18 8 1, 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18 8 1, 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 163 मल्टीप्लाई बाय 3 की और इनकी जो एवरेज हाइट है वो कम है तो ये 37 भी इसी में जोड़ दें। तो आप कह सकते हैं एबीसी के हाइट का जो सम है वो इतना है और एबीसी के हाइट का सम का मतलब हो गया 3x माइनस 2 बराबर इतना है। तो इससे आप यह कंक्लूड कर सकते हैं कि 3x बराबर होगा 528 सेंटीमीटर। x पावर कितना होगा तो 528 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 2 3 इंटू 7 21, 1 3 इंटू 6 18, तो ये हो गया 176 सेंटीमीटर। यही आंसर है। ए की हाइट कितनी, तो आप कहेंगे ए की हाइट है 176 सेंटीमीटर। बी की हाइट कितनी, वही जो ए की हाइट है। सी की हाइट कितनी, तो ए वाली हाइट से 2 सेंटीमीटर कम तो 174 सेंटीमीटर। एबीसी की हाइट कितनी कितनी, तो जवाब इतना। लेकिन प्रश्न तो फिलहाल है कि ए की हाइट कितनी और ए की हाइट को हम लोग एक्स माने हैं तो यही 176 हमारा आंसर होगी। तो 38 भी आसान है, ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। डिटेल वाला मेथड भी अपना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है अपने मेथड को इम्प्रूव करते हुए इस पोजीशन पर आ जाए। जो जरूरी रफ वर्क है वही करना है, ये तो मुझे आपको समझाना होता है इसलिए इतना ज़्यादा लिख रहे हैं। आप जब अपने रफ वर्क करेंगे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जितना जरूरी है उतना ही लिखिए, जवाब दे दीजिए। तो 38 के बाद अब 39 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। 39 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, जल्दी करें।
तीन नंबर है, मान ली वो तीन नंबर से N1 N2 और N3। इन्फॉर्मेशन है कि पहला नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है दूसरे वाले का 2 गुना है, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो 2:1 है। और पहला नंबर तीसरे वाले का 3 गुना है, तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो कितना है, 3:1 है। तो अब आप क्या करें कि मान लीजिए कि जो फर्स्ट नंबर है इन दोनों को गुना कर दें, तो फर्स्ट नंबर 6 है, मान लीजिए 3 और 2 का मल्टीपल ले लिए। अब N1 N2 का रेशियो है 2:1, 2 यूनिट पावर 6 तो 1 यूनिट पावर 3, तो ये हो गया 3। इस रेशियो का काम खत्म हो गया। अब आप इस रेशियो को देखिए, N1 और N3 का रेशियो है 3:1, 3 यूनिट पावर 6 तो 1 यूनिट पावर 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2। तो आप कह सकते हैं दिए गए इंफॉर्मेशन से आपको यह पता चला कि N1 N2 N3 का रेशियो ऐसा है और इनका एवरेज 56 है। तो आप क्या कहेंगे कि जो टोटल होगा वो 56 का 3 टाइम्स होगा। जब तीन का एवरेज है, तीन नंबर्स का एवरेज 56 है, तो तीन नंबर का टोटल कितना होगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ही रहने दीजिए। 6 + 3 9 + 2 11, 11 यूनिट पावर है इतना। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, 56 ही है, इंफॉर्मेशन दिखाइए। तीन का जो एवरेज है, आउट ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, ठीक है, एन इज हाफ ऑफ द थर्ड। अच्छा, फर्स्ट जो है वो थर्ड का हाफ है, फर्स्ट जो है ना वो थर्ड का हाफ है, ऐसा रेशियो है। तो ठीक है, फर्स्ट जो है वो थर्ड का हाफ है, तो ये चेंज करना पड़ा। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, ये था 2:1, तो इसको 2 माने तो ये 1 है और ये हो गया 4। इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट जो है वो थर्ड का हाफ है, 3:1 नहीं था, इसका हाफ है, ऐसा था। तो 2 1 3 और 4 7 यूनिट पावर हो गया इतना। तो 1 यूनिट पावर कितना, तो 7 से डिवाइड किए तो ये 1 यूनिट पावर हो गया 24। तो पहला नंबर 24 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरा नंबर 24 मल्टीप्लाई बाय 1 और तीसरा नंबर 24 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यही है 48, 24 और 96। आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। ठीक है, ये दोबारा क्यों पढ़ने गए प्रश्न को, क्योंकि वो जो टोटल आ रहा था उस समय 11 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं था। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जो नंबर, ये जो टोटल होता है वो जो रेशियो के टर्म का टोटल होता है उससे परफेक्टली डिविजिबल होता है। तो नहीं होने की वजह से शंका हुई कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं रीड कर लिए, तो फिर दोबारा चेक किए तो पता चला कि हाँ क्वेश्चन गलत रीड किए, उसको ठीक किए। अब ये जवाब फिट बैठता है। कौन सा था, 39। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, जल्दी बनाएं।
क्वेश्चन नंबर 40 बनाना था। प्रश्न में दिया हुआ है ABC का जो एवरेज वेट है वो 84 kg है, तो टोटल वेट हो गया 84 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये हो गया 252 kg। ABC का एवरेज वेट 84 kg दिया हुआ है, तो टोटल वेट हो गया 84 मल्टीप्लाई बाय 3। और ABCD का एवरेज वेट है, मतलब D को शामिल कर लिए तो एवरेज वेट हो जाता है 80 kg। तो टोटल कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 4, 320 kg। अब इससे हमें D का वेट मिल जाएगा कैसे, 252 और 320 का जो डिफरेंस है वो D का वेट है। तो देखिए 10 - 2 8 और 11 - 5 6, तो आपको ये पता चला कि जो D का वेट है वो 68 kg है। और 68 में 3 जोड़ देंगे तो E का वेट है, मतलब E का जो वेट है वो कितना है 68 + 3 71 kg। ये है ना E का वेट D के वेट से 3 kg ज़्यादा है। क्या तक ठीक है? अब देखिए आप, अब आगे लिखा हुआ है कि A की जगह यदि E को शामिल कर लें तो E, B, C और D का एवरेज वेट 79 kg हो जाता है। तो टोटल कितना होगा, तो ये बराबर हो गया 79 मल्टीप्लाई बाय 4, 316 kg। अब आप इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें, इन दोनों में BCD कॉमन है ना, BCD + A है और ये BCD + E है। BCD + E 316 kg होता है, BCD + A 320 kg होता है। तो इसका मतलब A का वेट जो है वो E के वेट से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 4 kg ज़्यादा है। कहाँ से लाए 4, तो 320 - 316 कर दिए। तो A का वेट E के वेट से 4 kg ज़्यादा है। ये देखिए ना, BCD + A है तो टोटल आता है 320 kg, BCD + E है तो टोटल आता है 316 kg। तो A का वेट E के वेट से 4 kg ज़्यादा है और E का वेट ऑलरेडी आप जान चुके हैं 71। A का वेट E के वेट से 4 kg ज़्यादा है, तो A का वेट कितना होगा, तो 71 में 4 ऐड कर देंगे, कितना, तो जवाब है 75 kg। यही है A का वेट। और ये रहा E का वेट। यहाँ कैलकुलेट किए D का वेट, लेकिन ध्यान रहे B और C का वेट अलग अलग आप नहीं बता सकते। जब आप A का वेट जान गए, D का वेट जान गए, E का वेट जान गए, तो B और C का एवरेज वेट बता सकते हैं, लेकिन B और C का कंबाइंड वेट बता सकते हैं। B और C का एवरेज वेट बता सकते हैं, लेकिन B और C का वेट सेपरेटली इसमें तब बता पाएंगे जब अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। फिलहाल ये जो प्रश्न है उसका जवाब पूरा हो गया, क्योंकि प्रश्न क्या था आपसे, A का वेट बता दीजिए। तो A का वेट कितना है, 75 kg। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कई बार आया आपके पेपर में, फिर थोड़ा सा अलग टेल पार्ट के साथ मिल सकता है, तो तैयारी रहे। अब आ जाए 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 बनाइए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 41 में हैं आप। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन इन्फॉर्मेशन है ए और बी का एवरेज एज 20 ईयर्स है, तो ए और बी का टोटल एज हो जाएगा 20 का डबल। और ए की जगह यदि हम सी रख दें, मतलब सी और बी का जो एवरेज एज है वो 19 ईयर्स है, तो सी और बी का टोटल एज कितना हो जाएगा 19 का डबल। और बी की जगह यदि हम सी रख दें तो ए और सी का एवरेज एज हो जाता है 21, तो ए और सी का टोटल एज कितना होगा 21 का डबल 42। तो आपको पता चला कि ए और बी का जो टोटल एज है वो है 40 ईयर्स, बी और सी का टोटल एज है 38 ईयर्स, और ए और सी का जो टोटल एज है वो 42 ईयर्स है। अब आप ऑप्शन में देख लें किस में ऐसा है, ए और बी का टोटल एज चाहिए 40 ईयर्स, तो देखिए आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो नहीं होगा। ए और बी का टोटल एज होना चाहिए कितना 40 ईयर्स, यहाँ देखिए आप ये 40 नहीं होगा, और यहाँ भी जोड़े तो ए और बी का टोटल एज 40 नहीं होगा, 40 ही चाहिए हमें। अब ये तीन ऑप्शन तो बाहर हो गए। बी और सी का एवरेज एज है 19 ईयर्स, तो बी और सी का टोटल एज 38 चाहिए, तो यहाँ तो टोटल एज बी और सी का 38 हो जाएगा, ये बी के लिए और ये सी के लिए। ध्यान रहे, पहले वाला ए के लिए, दूसरा वाला बी के लिए, तीसरा वाला सी के लिए। बी और सी का टोटल एज 38 ईयर्स चाहिए, तो ये जोड़ देने से 38 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये 38 नहीं हो। तो इन चार ऑप्शन में तो आपको प्रॉब्लम दिखाई दिया, एक ऑप्शन प्रॉब्लम से मुक्त है, तो वो ये आंसर है। ऑप्शन से बहुत आसानी से बना सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब मान लीजिए हमें बिना ऑप्शन के बनाना होता तो हम क्या करते, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये ऑप्शन से कैसे बनाइए समझ रहे हैं। ए और बी का टोटल 40 ईयर्स चाहिए, तो यहाँ तो 40 है, यहाँ भी 40 है, लेकिन इन तीन जगहों पर ए और बी का टोटल एज 40 से कम या 40 से ज़्यादा हो रहा है, तो नहीं चलेगा ये। और बी और सी का 38 होना चाहिए, तो यहाँ बी प्लस सी 38 है, परंतु इसमें बी प्लस सी 38 नहीं है। अब जब चार ऑप्शन रिजेक्ट हो गया तो एक तो कोई आंसर होगा ना, अब इसको रिजेक्ट करने की हम कोशिश ना करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया, ये था। हम ऑप्शन से जब हम लोग चले तो दो ही लाइन से हमारा काम बन गया। लेकिन आइए अब यदि मान लीजिए हम बिना ऑप्शंस के बनाना चाहते हैं तो फिर हम इसे कैसे बनाएंगे, ये तरीका भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रश्न आपको दूसरे रूप में भी मिल सकता है। और इसमें ए बी और सी तीन लोग हैं, तो तीन लोग की बजाय 5 लोग भी हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप इन तीनों लाइन को जोड़ दें तो दो बार बी और 2 बार सी दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जोड़ देंगे तो 2A 2B और 2C हो जाएगा। तो इसको सीधा ऐसे लिख दें, 2A 2B और 2C हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते थे 2A + 2B + 2C, और ये बराबर है, इन सबको जोड़ दें, ये 2 उठा के इसमें रख दें तो ये हो गया 120 ईयर्स, नहीं हो गया। 40 38 और 42 जोड़ दिए, तो चालाकी क्या किए, ये 2 उठा के इसमें रख दिए, तो ये भी 40 हो गया, ये 40 है और ये भी 40 हो गया, तो 120 हो गया। अब देखिए आप, इससे आपको ये पता चला कि ABC का जो टोटल एज है वो है 120 का आधा, मतलब 60 ईयर्स। अब यदि आपको ए का एज जानना है तो ABC के टोटल एज में बी और सी का टोटल एज घटा दें। बी और सी का टोटल एज है 38 ईयर्स, तो ए का एज मिल गया। बी और सी का टोटल एज है 38 ईयर्स, तो ए का एज मिल गया। ABC के एज, बी का एज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ABC का जो टोटल एज है उसमें ए और सी का एज घटा लें, और ए और सी का टोटल एज है 42 ईयर्स, तो 60 - 42 कर दें, 18 ईयर्स। सी का एज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 60 में से ABC का जो टोटल एज है उसमें से ए और बी का कंबाइंड एज घटा दें। ए और बी का कंबाइंड एज है कितना 40 ईयर्स, तो 60 में से 40 घटा दें, तो आपको पता चला सी का एज है 20 ईयर्स। आंसर क्या होगा, तो 22, 18 और 20 होगा, यही आंसर होगा। समझ रहे? तो ये तरीका भी आना चाहिए, और जो ऑप्शन से बनाने वाला तरीका है वो भी ठीक है। ठीक है, 4 ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया तो जो 5वां बचेगा ऑब्वियसली वो आंसर होगा। नन ऑफ दिस तो उसमें है नहीं, 4 को रिजेक्ट कर चुके आप, और इसमें आया ऐसे, तो ABC का जो कंबाइंड एज है वो है 60 ईयर्स। पूछा जा सकता है आपसे ये भी कि दिए गए इस प्रश्न में ABC का टोटल एज कितना है, तो ये रहा 60 ईयर्स। अलग अलग एज चाहिए, तो जब ABC का टोटल एज पता है तो ABC के टोटल एज में से B और C का एज घटाएंगे तो A बचेगा, ABC के टोटल एज में A और C घटाएंगे तो B बचेगा, और ABC के टोटल एज में
जब हम ए और बी का कंबाइंड एज घटा देंगे तो सी बच जाएगा। प्रश्न का जवाब मिल गया। या तो ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए, तब तक कुछ सैंपल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं और उसके आधार पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 था, 41 का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखे हैं। अब जल्दी से जो दूसरा वाला मेथड बताया गया, डिटेल मेथड, उससे आप इस 41 को एक बार जल्दी से फिर से पूरा कीजिए। ये जो डिटेल मेथड बताया गया उसकी बदौलत 41 को लगे हाथ जल्दी से पूरा कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको और तब तक बोर्ड पर सैंपल क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है। तो जल्दी से माइंड मेकअप करें, 41 जो है उसको पूरा करें, डिटेल मेथड से बनाएं, टाइम का उपयोग करते चलें। अब जो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन टिल 50, 1 से लेके 50 तक का टोटल कितना होगा? 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? आपसे सम नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एवरेज कितना होगा, लेकिन फिलहाल हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? सम कितना होगा। सम बताने आ गया तो एवरेज भी बता पाएंगे आप। जब आप 50 फिगर्स का सम बता सकते हैं तो एवरेज बताना आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 50, मतलब 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, जितने भी सम संख्या हैं, उनका सम कितना होगा। ये प्रश्न ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 1 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम कितना। 1 से लेके 50 तक जो भी सम संख्या है उनका सम बताना है। तो सीधा लिख दिए 2 + 4 6 + 2 4 6 8, ऐसे ही बढ़ते जाए तो 50 तक का सम कितना होगा। और तीसरा प्रश्न है आपसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक? टिल 50। ये 100 भी हो सकता है, ये 150 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। हाँ 50 नहीं 49 कर दीजिए, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 ये आप देख रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। 49 तक के जितने 49 तक जितने भी ऑड नंबर्स है, 49 तक जितने भी ऑड नंबर्स है उनका सम कितना होगा। तो ये 3 प्रश्न है जिसका आपको जवाब देना है। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से आप इन 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो भी हो फटाफट बनाएं, मैसेज जरूर करना है। 1 से लेके 50 तक का सम कितना होगा, 2 4 6 8, मतलब 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा, 49 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। जल्दी करें, और भी कुछ सैंपल क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सम बताने आता है तो आप एवरेज भी बता सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ये 3 प्रश्न है, फटाफट 2 मिनट के अंदर पूरा करें।
देखिए आप, छोटा छोटा ये 3 प्रश्न था जिसको बनाना था। पहले वाले प्रश्न का जवाब देते हैं। ध्यान रहे, n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप ये जो फॉर्मूला है वो अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में रखिए, या मोबाइल फ़ोन के गैलरी में एक अलग से एल्बम बना लें जिसमें आप ऐसे फ़ोटोज़ का चित्र रखें, और टाइम टू टाइम उसको देखते रहिए। रोज़ एक बार देख लेना है फॉर्मूलाज वगैरह, तो ध्यान में रहेगा। या आप नोटबुक में भी आप ये बात, अपना एक नोटबुक रखें, उसमें काम जो ज़रूरी फार्मूला है उसको जगह दें। ठीक है, मतलब ज़रूरी चीज़ों को नोट डाउन जहाँ करते हैं वो उस नोटबुक में इसको जगह दें। n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 50 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? तो 50 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 इंटू 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 51 हो जाएगा। रही बात जवाब की, तो 25 से गुना कर दे। 25 इंटू 125 का 5 लिखे, 2 कैरी के, 25 इंटू 5 125 प्लस 2 127। तो आप जो जवाब दिए हैं 1275 वो सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप जवाब भेजे वो सही नहीं है। क्यों? आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब दिए हैं वो 1 के जवाब से ज़्यादा दिए हैं। गौर से देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इवन नंबर्स को ही जोड़ना है, और वो भी 50 तक ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब होगा 1 के जवाब से कम ही आना चाहिए, लगभग आधा के आसपास होना चाहिए। हाँ, विदुषी जी का जवाब है 650, है ना। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब सही है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और वैसे ही इस 50 की जगह आ जाएगा 25। ब्रैकेट के अंदर जो 1 से लेकर 25 तक फिगर देख रहे हैं, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 25 इंटू 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट के अंदर जो 1 से लेकर 25 तक का सम होगा इतना, और बाहर ये 2 से गुना किए, 2 कॉमन लिए थे तो वो 2 से यहाँ भी गुना कर देंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। जवाब क्या होगा? 25 इंटू 26। कितना होगा? 25 इंटू 26। तो 25 इंटू 26 हो गया 650। तो आप में से जिन लोगों का जवाब 650 है वो सही है। वैसे इसको और आसानी से कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे हम आपको, फिलहाल तो इसको देख लीजिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 में जब पहले वाले क्वेश्चन का जवाब पता चल गया कि 1275 होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब पता चल गया कि 650 होगा, तो पहले वाले प्रश्न के जवाब में दूसरे वाले प्रश्न का जवाब घटाएंगे तो तीसरे वाले प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कितना? 625। यह है तीसरे प्रश्न का जवाब। अब यहां पर आप ये भी जान लें, देखिए आप फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का टोटल करेंगे, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का टोटल करेंगे तो 4 आया। फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का टोटल 4 आया, मतलब फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का टोटल होगा 2 का स्क्वायर। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का टोटल करेंगे 5, 3 और 1 का, तो 9 आया। गौर से देख लीजिए आप, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का टोटल कितना आया? 9 आया, जो कि 3 का स्क्वायर है। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का टोटल कितना? 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का टोटल कितना आया? 4 का स्क्वायर है, 16 आया। तो ये जो देख रही है फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स है। क्या ये फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का टोटल कितना होगा? तो 25 का स्क्वायर, और स्क्वायर नंबर याद है आपको, 25 का स्क्वायर कितना? 625। ऐसे भी बना सकते थे। अब देखिए आप इन्हीं प्रश्नों को और आसानी से कैसे बनाएंगे। आपको याद होगा एवरेज की क्लास में आपको बताया गया है शुरू वाले प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के समय कि यदि कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो 50 नंबर देख रहे हैं ना, इनका एवरेज कितना होगा? तो आप कहेंगे इनका एवरेज होगा इतना। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड किए। इन 50 नंबर्स का एवरेज इतना है। जब 50 नंबर्स का एवरेज जान गए तो 50 नंबर्स का टोटल कितना होगा? तो 50 से गुना कर देंगे, इतना ही तो होगा। और यही तो लिखे हैं आप 50 इंटू 51/2, यहाँ भी तो यही है ना, 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ रहे हैं? 1 से लेके 50 तक का एवरेज कितना होगा इन 50 नंबर्स का? कॉमन डिफरेंस सेम है ना, सबका अंतर 1 1 है।
तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 50 है, 1 और 50 को जोड़ दिए, उसका आधा किए, तो ये एवरेज हो गया। इन 50 नंबर्स का एवरेज इतना है, तो 50 नंबर्स का टोटल कितना होगा, 50 से गुना कर देंगे, तो प्रश्न का जवाब दे सकते थे। अब इसमें देखिए आप, ये इसमें भी हम एवरेज निकाले, कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है सब में, तो फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें, तो ये जो जितने भी इवन नंबर्स देख रहे हैं 50 तक जितने भी इवन नंबर्स देख रहे हैं उसका एवरेज है वो। और 50 तक इवन नंबर्स की संख्या कितनी होगी, 25। 50 तक के इवन नंबर्स की संख्या कितनी होगी, 50 डिवाइडेड बाई 2, 25। एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे ही तो आता है नंबर। तो 50 तक के इवन नंबर्स की संख्या 25, इन 25 इवन नंबर्स का ये एवरेज है, हमें टोटल चाहिए, तो 25 से गुना कर देंगे। जब हम 52 में 22 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा, तो 26 इंटू 25 करेंगे। गौर से देखिए यहाँ भी वही करते हैं आप, यहाँ भी आप वही किए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है, 26 मल्टीप्लाई बाय 25 भी किए। इस वाले में आ जाए, कॉमन डिफरेंस 1 का है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो 1 और 49 का सम इतना डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, 49 तक जितने भी ऑड नंबर्स है उनका एवरेज है। ये क्या है, 49 तक जितने भी ऑड नंबर्स है उनका एवरेज है। अब 49 तक ऑड नंबर्स कितने हैं, तो 48 तक ऑड नंबर्स हो गए 24, 48 तक देखें तो ऑड नंबर्स 24, 48 का आधा और 49 एक, तो 25। 49 तक ऑड नंबर्स की संख्या है 25। वैसे भी 50 नंबर्स में से जब 50 इवन नंबर्स हैं तो रिमेनिंग 50 ऑड नंबर्स है, रिमेनिंग 50 में से 25 यदि इवन नंबर्स हैं तो बाकी का 25 ऑड नंबर्स है, तो 49 तक ऑड नंबर्स की संख्या 25, ये 25 ऑड नंबर्स का एवरेज है और हमें इनका सम चाहिए, तो 25 से गुना कर देंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 ये 25 हो गया, 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का जवाब। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर ही चुके होंगे आप, n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यदि यहाँ पर 50 तक हो या 150 तक हो या 250 तक हो, उसका जवाब तो आप दे ही सकते। मान लीजिए 51 से 100 का सम पूछा गया, तो 1 से लेके 100 का सम फाइंड आउट कर सकते आप, और 1 से लेके 50 तक का सम फाइंड आउट कर सकते। तो जो माइनस कर लेंगे तो जो बाकी 51 से लेके 100 तक का सम हो जाएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे कि इनके स्क्वायर का सम कितना होगा। वन से लेके 50 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछने जा रहे हैं, फिफ्टी तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम कितना होगा। ये सब पता होना चाहिए। आपके सामने जो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न मिल सकता है उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप। वन का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यूब नहीं स्क्वायर, स्क्वायर वाला केस चल रहा है तो पहले स्क्वायर वाले केस को ही निपटा दें। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, 49 तक का स्क्वायर। इसका सम कितना होगा ये बताना, जल्दी कीजिए। 4, 5 और 6 बनाना है। 3 प्रश्न 3 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी पूरा करें। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। प्रयास जारी रखें, जल्दी फिनिश कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 50 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जहां की n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, n का वैल्यू 50 रख देना है, इसी के आधार पर चल रहा है। n का वैल्यू 50, n प्लस 1 का मतलब हो गया 51, और 2n प्लस 1 का मतलब 50 का डबल 100 प्लस 1, मतलब इतना मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 6। और बाकी का काम तो आप कर ही सकते हैं। तो 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर का जो सम होगा वो इतना हो जाएगा, 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जवाब आपको मिल गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के जवाब में। इसमें हम क्या करें, 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2 स्क्वायर। 16 है ना, 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 बच गया, 4 का मतलब 2 स्क्वायर। 36 में से 4 कॉमन लिए तो 9 बचेगा, 9 का मतलब 3 स्क्वायर बच रहा है। यहाँ बच रहा है 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ बचेगा 25 का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर का जो फिगर है 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो 25 इंटू 26 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू यही है 2n प्लस 1, तो 25 इंटू 2 50 प्लस 1 51 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो फिगर देख रहे हैं उसका टोटल है, लेकिन बाहर 2 का स्क्वायर से गुना भी करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ये जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो जवाब आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हम जब माइनस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब मिल जाएगा। सुन रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी जवाब आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, 4 के जवाब में से 5 का जवाब माइनस करेंगे तो 6 का जवाब मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप ये 3 प्रश्न तो बनेंगे आपसे। ठीक है, अब जरा इसको देखिए आप, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है। फर्स्ट टू ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो ये कितना होगा, 10 होगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। 3 तक के ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम जो होगा वो 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 होगा। 5 तक के ऑड नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6। इतना ही होगा, देख लिया। 25 9 34 1 35 हो रहा है ना, ये 6 और ये 6 कैंसिल होगा, 7 गुना 5 35 ही होगा। 7 तक के ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो जवाब होगा 7 तक के ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम 7 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6। जोड़ के चेक कर लीजिए। वैसे ही 49 तक के ऑड नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो इसके जवाब में आप ऐसे लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 6। 67 तक के ऑड नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो 67 मल्टीप्लाई बाय 68 मल्टीप्लाई बाय 69 डिवाइडेड बाय 6। समझ रहे, एक तो आपके पास रास्ता ये था कि क्वेश्चन नंबर 4 के जवाब में क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब घटा लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब मिल जाए। दूसरा, इसको डायरेक्ट बनाने का जो तरीका था वो भी बताया हम आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप भी यहीं पर छोड़ दिए। तो ये पूरा काम, ये इतना सा काम कर लेना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, आप 7वां प्रश्न। 4 5 6 तो हो गया था, 7वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करें। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक का, 50 तक के क्यूब का सम कितना होगा। मन में यह बात ना हो कि बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में क्या इसकी जरूरत पड़ सकती है। जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है वो आपको बैंकिंग के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं यूजफुल जरूर होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है आपको। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक का, 50 तक के क्यूब का सम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9। वन का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 49 का क्यूब, कितना होगा ये, जल्दी पूरा कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे, फटाफट फिनिश कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों को प्रॉपरली? ऊपर वाला क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है? चेक कर ले, जल्दी बनाए। 10 क्वेश्चन कराएंगे, 9 बोर्ड पर दिख ही रहा है, 7 8 और कौन सा 7 8 9 दिख रहा है। एक क्वेश्चन और रखेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चन बनाना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये बोर्ड पर क्वेश्चन दिख ही रहा है, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 बनाना था आपको, बनाए नहीं आप, कोशिश ही नहीं की, है ना, छुट्टी के फिराक में आप। देखिए आप, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होगा, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लिखे थे आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए। अब इसी में इतना सा जोड़ दें, इसका स्क्वायर कर दें। यदि आप ये ना लिखें तो ये 1 से लेके 50 तक का n नेचुरल नंबर का सम है ये जो देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम चाहिए, तो इतना पर पावर 2, बस इतना ही तो करना है। जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है 50, तो n का वैल्यू हो गया 50। तो इसी के आधार पर लिख दें ऐसा, 50 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाई 2, जो भी रिजल्ट आया इसका स्क्वायर। क्या मतलब, 25 इंटू 51 करेंगे तो 25 इंटू 1 25, 2 25 इंटू 5 125 और प्लस 2 127, इतने का स्क्वायर, 1275 का स्क्वायर। आपको याद होगा बेसिक कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया गया है ना, उसके अनुसार गुना कर लेंगे। फिलहाल अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें आप, 2 क्यूब कॉमन ले लें तो बच जाएगा ऐसा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, देखिए ना ये 64 है, और 8 कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा, 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, यहाँ बच जाएगा 3 का क्यूब, वैसे ही यहाँ बच जाएगा 4 का क्यूब, क्या कॉमन लिया है, 2 का क्यूब, और यहाँ बच जाएगा 25 का क्यूब। ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट के अंदर जो फिगर देख रहे हैं
वो 1 से लेके 25 तक के क्यूब का सम चाहिए, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ले। तो ये बराबर हो गया 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 2, चूंकि n का वैल्यू 25 है, इतने का स्क्वायर। लेकिन ये क्या मिला, ये तो ब्रैकेट के अंदर जो फिगर देख रहे हैं उसका समय, ये बाहर जो 2 का क्यूब 8 है, तो यहां पर इतना में गुना कर देंगे किससे, 8 से। यही जवाब हो, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के जवाब में से 8 का जवाब घटा लेंगे तो 9 का जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर घटा लेंगे तो 9 का जवाब मिल जाएगा। अब 9 में आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2n स्क्वायर माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 25, 49 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे, 25, तो n का वैल्यू हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 25 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर माइनस 1, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यदि आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान में नहीं होता। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो फॉर्मूला था वो इतना ही था जिसमें ये पावर 2 नहीं था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है, बस पावर 2 कर देना है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो सीखे आप n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यदि आप ये दो फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और एक ये वाला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो इसी से आप ये 9% बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी बनाने के लिए यदि आप इसको जानते हैं तो और थोड़ा तेज बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सीखे, n तक के और n नेचुरल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 3 में सीखे आप कि n ऑड नंबर्स का फर्स्ट n ऑड नंबर्स का टोटल n का स्क्वायर, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का टोटल n का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 में सीखे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब एक प्रश्न और बना लेते, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए आप, फिर आपकी छुट्टी। और नहीं होगा सर ये नहीं लिखना है, कोशिश करना है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखने से पहले ही, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मूड बना लिए कि ये बोल देंगे कि नहीं होगा सर। इस बार बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए, 1 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 3 पर पावर 4 प्लस 4 पर पावर 4 एंड सो ऑन प्लस 50 पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी करें। देखिए आप इस क्वेश्चन के लिए आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, इतना तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो फॉर्मूला लिखे हैं वो भी इसमें आगे जोड़ देंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। इंजन के रूप में इतना तो रहेगा ही, प्लस एक बॉगी ये भी जोड़ना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये फॉर्मूला लिखे थे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इस पर क्या जोड़ना है, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जब इस प्रश्न के जवाब की तरफ बढ़ेंगे आप, तो आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, n का वैल्यू 50 है,
तो 50 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 200 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाय 6। क्वेश्चन नंबर 4 का जो जवाब आया था वो तो रखना है इसको आगे, मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू 50 है तो कितना हो गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये काम आपके लिए छोड़ दिया, इतना तो कर ही सकते हैं। अब तो कैलकुलेशन का प्रश्न हो गया। और जरूरी नहीं कि पेपर में 50 तक ही हो, 20 तक भी पूछा जा सकता है, 5 तक भी हो सकता है, 10 तक भी हो सकता है। लेकिन 10 तक इसलिए नहीं दिया आपको कि आप उसमें क्या करते, आप जोड़ जोड़ के बना देते। तो ये मान के चले कि बड़ा फिगर मिल सकता है तो उसको संभालने आना चाहिए। 50 है तो 50, 80 है तो 80 तक संभाल देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो बनता है, समझ रहे होंगे 11 और 12 का स्वरूप कैसा होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो 11 और 12 को भी वैसे ही बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फॉर्मूला था वो ये आगे लिखे, और उसके बाद क्या है 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, ये रख देना है इसमें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हर क्लास करते जाइए, क्लास छोड़ना नहीं है। और ये बार बार दूर आ रहे हैं कि जो वीडियोस आपको दिया जाता है, ये वीडियोस भी तो देते हैं वीडियोस के रूप में भी, तो इसमें से 2 मैथ्स का 1 रीजनिंग का वीडियो ज़रूर देखना है। और एवरेज पूरा कर चुके हैं तो एवरेज बेस्ड जो DI का प्रश्न है वो हम कल भेजेंगे आपको, आज तो नहीं भेजेंगे, आज तो इतना दूरा लीजिए आप। तो कल दिन में हम आपको एवरेज बेस्ड DI का प्रश्न, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न भेजेंगे। आपका काम है उसको बना लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का सारा उसको बनाना बहुत ज़रूरी होगा, फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। होमवर्क को पूरा करने में कहीं कोई कोताही नहीं करना है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दिए, आराम करें, गुड नाइट।